अध्याय 191 कोई जीवित नहीं बचा। तो यह ऐसा ही था। एल्डर हे म्यू की बात सुनते ही जियान चेन का चेहरा उदास हो गया। एल्डर हे म्यू ने जो कहा उसके अनुसार चूंकि उसके शरीर पर 1000 मीटर ट्रेसिंग पाउडर छिड़का गया था, इसलिए जब तक वह एल्डर हे म्यू के 100 मील के दायरे में रहेगा उसके लिए भागना असंभव होगा। इसके साथ ही जियान चेन की आंखों में एक जानलेवा चमक आ गई क्योंकि उसने बात करने के लिए और समय नहीं छोड़ा। उसके दाहिने हाथ में हल्की हवा की तलवार दिखाई दी और वह अचानक उस बुजुर्ग की ओर दौड़ा और उसे चाकू मार दिया। जियान चेन की अचानक हरकत देखकर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे इस धमाकेदार शुरुआत का पहले से ही अनुमान था और उसने तुरंत जियान चेन की तलवार को रोकने के लिए अपने हाथ में 1 मीटर लंबा राजदंड निकाला। सब आगे बढ़ो, इस बार सावधान रहो और उसे फिर भागने मत दो। जैसे ही जियान चेन ने आगे बढ़ना शुरू किया, अन्य 20 महान संत गुरुओं ने भी एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी और वे अपने संत हथियारों के साथ जियान चेन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लाइट विंड स्वॉर्ड ने स्वॉर्ड क्यूई के साथ विस्फोट किया क्योंकि इसने ब्लेड की तीक्ष्णता को बढ़ाया और इसे प्रकाश की धुंधली चमक में ढक दिया जिसने इसकी स्थिति को छिपा दिया। इसके बाद लाइट विंड स्वॉर्ड छाया की एक हड़बड़ाहट में गायब हो गया क्योंकि तलवार परीक्षणों की एक श्रृंखला ने तलवार क्यूई को हर जगह फेंकना शुरू कर दिया। धमाका, 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 धमाका। धातु के टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि जियान चेन की तलवार से निकली तलवार क्यूई की मात्रा पृथ्वी पर फैल गई और धूल का एक बादल उठ गया। 20 महान संत गुरुओं में से जो उस पर आगे बढ़े, उनमें से 8 ने धूल के बादल को चीरने के प्रयास में अपने संत हथियार लहराए। अन्य 12 ने सावधानी से अपने हथियार तैयार कर लिए ताकि जियान चेन फिर से भाग न जाए। जैसे ही 8 महान संत शस्त्र धूल के बादल को चीरते हुए आगे बढ़े, अचानक अंदर से एक चांदी की चमक अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आई। ऐसा लग रहा था मानो वह उड़ रही हो। अपने आप ही यह 8 लोगों के चारों ओर उड़ गया और फिर नजरों से ओझल हो गया और उनकी गर्दन पर खून के छोटे छोटे निशान छोड़ गया। उसी समय 8 महान संत गुरुओं की गर्दन अचानक अकड़ गई। उनकी गर्दन पर लाल रेखा गहरी हो गई और अचानक उनकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वे जमीन पर गिर पड़े। प्रकाश की चांदी जैसी चमक धूल के बादल में गायब हो गई क्योंकि जियान चेन ने उन महान संत मास्टर्स को नजरअंदाज कर दिया और सीधे एल्डर हे म्यू की ओर भाग गया। यिन लाइट विंड स्वॉर्ड में तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा थी जो हवा में चलते समय सीटी बजाती थी। तलवार की नोक से एक अजीब सी आवाज निकलती थी जब वह एल्डर हे म्यू की ओर वार करती थी। एल्डर हे म्यू को पहले से ही जियान चेन के हमले का अनुमान था और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण में एल्डर के चेहरे पर एक भावशून्य भाव बना रहा क्योंकि वह पीछे की ओर उड़ गया और क्षति से बचने के लिए अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया। उसी समय राजदंड तलवार को रोकने के लिए ऊपर आया। डिंग! राजदंड और हल्की पवन तलवार एक जोरदार धमाके के साथ आपस में टकराए। टक्कर के बाद जियान चेन ने तुरंत तलवार को राजदंड से नीचे सरका दिया और बुजुर्ग पर क्षैतिज वार किया। पच! लाइट विंड स्वॉर्ड की तीखी नोक ने हे म्यू के गले पर वार किया। हालांकि वह एक महान संत गुरु था, लेकिन जियान चेन की ताकत के आगे वह भी मारा गया। अचानक पीछे से एक बड़ी तलवार आई और जियान चेन की पीठ पर वार किया। अचानक वार से जियान चेन कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी पीठ पर आधा मीटर लंबा घाव हो गया। घाव से खून की एक लहर हिंसक रूप से बह निकली और जल्दी ही उसके कपड़े खूनी लाल रंग में रंग गए। जियान चेन पर घाव देखकर सभी की आंखें चमक उठी और वे जियान चेन की ओर दौड़ पड़े। तुरंत ही उनमें से कुछ लोग अपने पवित्र हथियारों के साथ जियान चेन की ओर भागे और उस पर वार करने के लिए तैयार हो गए। तो तुम सब मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने में मदद करूंगा। जियान चेन का चेहरा भयंकर हो गया क्योंकि उसने अपनी पीठ पर घाव महसूस किया। इस घाव ने न केवल उसकी लड़ने की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, बल्कि उसके पास बहुत ज्यादा संत शक्ति भी नहीं बची थी। अगर वह भागना चाहता था तो उसे अपना आखिरी तुरुप का पत्ता दिखाना होगा। अचानक तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा उसके हाथ से निकलकर उसके प्रकाश पवन तलवार से बहने लगी और चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई जो उस पर हमला करने वाले 3 संत हथियारों से टकराए। डिंग डिंग डिंग! हवा में धातु के टकराने की 3 आवाजें गूंजी जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड तेजी से हवा में दौड़ी और सेंट वेपन्स में से हर एक से टकराए। तुरंत सभी 3 सेंट वेपन मालिक पीले चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए क्योंकि वे तैरते हुए सेंट वेपन को देखकर चौंक गए। पहले से ही उनके सेंट वेपन्स पर एक छोटा सा निशान देखा जा सकता था। हालांकि यह एक छोटा सा घाव था, लेकिन इन तीनों लोगों को लगा कि यह हमला बहुत बड़ा था। उनके अपने संत हथियार भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।
चून की संत हथियार उनके मालिकों से जुड़े थे, इसलिए वे अपने हथियारों से होने वाले भारी नुकसान को महसूस कर पाएंगे। शॉ। हल्की पवन तलवार चीखती हुई आकाश में आगे खड़े लोगों की ओर एक ऐसी अकल्पनीय गति से जा रही थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। जियान चेन के नियंत्रण में लाइट विंड स्वॉर्ड ने 20 पुरुषों के संत हथियारों को चकमा दिया और उनके गले पर प्रहार किया। पच पच पच। एक ही पल में गर्दन पर एक ही घाव के साथ 7 लाशें थीं। इस पर शेष सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं और उन्होंने जियान चेन की तलवार को रोकने के लिए अपने हथियार लहराए। कमीने, ये कैसा हमला है? तलवार इतनी तेज गति से अपने आप कैसे उड़ सकती है? तलवार के एक और वार को रोकते हुए तेजी से पीला पड़ रहा एक बुजुर्ग अपने संत हथियार को मुट्ठी में कसते हुए जोर से गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। तलवार को रोकने के अपने प्रयासों के बावजूद उसे पहले ही कुछ छोटे घाव मिल चुके थे। हल्की पवन तलवार को हवा में अकेले उड़ते देख इस अकल्पनीय घटना को देखने वाले सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। जियान चेन की आत्मा तलवार के सामने अन्य महान संत मास्टर्स को सांस लेने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उनमें से कुछ जल्दी ही मर गए। जमीन पर पहले से ही 20 पीड़ित थे जो गले पर वार करके मर चुके थे। इस समय शेष महान संत मास्टर्स सभी भयभीत थे। बिना किसी और परवाह के वे सभी पूरी गति से जियान चेन से भागने लगे। उनमें से एक पवन संत बल महान संत मास्टर था जिसने अपने सियान रंग के संत बल में खुद को लपेट लिया था और जल्दी से 100 मीटर दूर चला गया था। शॉ। जियान चेन ने उन्हें जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। लाइट विंड स्वॉर्ड हवा के सेंट फोर्स ग्रेट सेंट मास्टर का पीछा करते हुए प्रकाश की एक किरण में गायब हो गई। अंत में वह भी गले पर वार का शिकार हो गया। उसे मारने के बाद हल्की पवन तलवार तुरंत मुड़ी और शेष लोगों का पीछा किया। जिस गति से प्रकाश पवन तलवार आगे बढ़ रही थी वह अतुलनीय रूप से तेज थी। शेष महान संत मास्टर्स अंततः जियान चेन की तलवार से मरने से नहीं बच सके। 30 महान संत गुरुओं में से एक भी नहीं बचा। अध्याय 192 एक और शक्तिशाली शत्रु से मुलाकात। 20 महान संत गुरुओं की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, उनका खून सड़कों पर लाल रंग में रंग रहा था। आसपास के लोग धुंधली आंखों वाली लाशों और खून से लथपथ जियान चेन को आश्चर्य से देख रहे थे। किसी ने भी ऐसी लड़ाई की उम्मीद नहीं की थी। इनमें से कई दर्शक आम लोग थे, लेकिन वे आसानी से बता सकते थे कि ये 20 लाशें महान संत गुरुओं की थीं। जब ये 20 महान संत गुरु एकत्र हुए तो उनकी अविश्वसनीय शक्ति ने फीनिक्स शहर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे महान संत गुरु एक ही पल में एक ही युवा के हाथों मर जाएंगे, जिसकी उम्र 25 साल से भी कम थी। अगर उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद वे इस स्थिति पर विश्वास ही नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा था उसके बावजूद उनमें से कई लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि यह वास्तविकता नहीं बल्कि एक भ्रम है। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। जियान चेन की नजर धीरे धीरे जमीन पर पड़े 20 शवों पर पड़ी। उसकी सांसें अभी भी अनियमित थीं। इतने कम समय में इतनी सारी लड़ाइयों के बाद उसकी सेंट फोर्स को भारी नुकसान हुआ था, जिससे वह थका हुआ महसूस कर रहा था। जियान चेन जानता था कि यहां रहना बुद्धिमानी नहीं थी। क्लास 5 मैजिकल बीस्ट ने फीनिक्स सिटी में बहुत से लोगों को आकर्षित किया था और स्थिति को बहुत अराजक बना दिया था। हालांकि सतह पर कुछ लोग अच्छे खासे ताकतवर थे, लेकिन जियान चेन को इस बात का ज्यादा डर था कि कुछ भाड़े के समूह और मजबूत यात्री उसे अंधेरे से निशाना बनाएंगे। आखिरकार जियान चेन बुरी तरह घायल हो गया था और अब अपनी चरम अवस्था में नहीं था। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर और युद्ध कौशल के मोहक आकर्षण के अलावा यह मौका किसी को भी लुभा सकता था। अब जब उसने ये परीक्षण पूरा कर लिया था और अपनी आत्मा तलवार से कई महान संत मास्टर्स को मार डाला था, तो उसकी आत्मा बहुत कम हो गई थी और वह वर्तमान स्थिति में आ गई थी। अभी फीनिक्स शहर ग्रामीण इलाकों से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी जियान चेन की नजर गलती से ग्रेट सेंट मास्टर्स के स्पेस बेल्ट पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। स्पेस बेल्ट को चुनने के लिए लाइट विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने जल्दी से लाशों से सभी को इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसे जो बात ज्यादा खुश कर रही थी वह यह थी कि स्पेस बेल्ट लेते समय उसने 3 स्पेस रिंग्स की खोज की थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्पेस रिंग्स स्पेस बेल्ट से भी ज्यादा कीमती और उपयोगी थीं। तियान युआन महाद्वीप में स्पेस रिंग्स स्पेस बेल्ट्स के विपरीत स्थिति और ताकत के प्रतीक थे। स्पेस बेल्ट चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, स्पेस बेल्ट्स एक घटिया दर्जे की थीं और स्पेस रिंग की तुलना में अतुलनीय रूप से कमजोर थीं। 20 अंतरिक्ष बेल्ट और 3 अंतरिक्ष रिंगों को एकत्र करने के बाद जियान चेन ने शेष लोगों पर कोई समय बर्बाद नहीं किया जो अभी भी उसे देख रहे थे, और तुरंत क्षेत्र छोड़ दिया।
जियान चेन को अपनी ओर आते देख पर्यवेक्षक तुरंत अपनी स्तब्धता से जाग गए और जियान चेन को बुझने देने के लिए अपने रास्ते से हटने लगे। जियान चेन के हाथ में हल्की हवा वाली तलवार अभी भी खून से लथपथ थी जब वह भीड़ से बाहर निकल रहा था। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि उसके आसपास के सभी लोग जल्दी से जल्दी भाग गए। जियान चेन के युवा दिखने के बावजूद किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जब जियान चेन एक क्लास एक जादुई जानवर की सवारी के पास पहुंचा तभी वह रुका। कुछ बैंगनी सिक्के निकालकर उसने मालिक को थमा दिए और ठंडे स्वर में बोला, मुझे अपनी सवारी बेच दो। जवाब का इंतजार किए बिना वह तुरंत जादुई जानवर पर चढ़ गया और लगाम खींचकर शहर के दरवाजों की ओर पूरी गति से बढ़ गया। क्लास एक मैजिकल बीस्ट माउंट का मालिक सिर्फ एक संत मास्टर था, लेकिन उसने जियान चेन को 20 महान संत मास्टरों को मारते हुए देखा था। इसलिए जब जियान चेन ने उससे बदतमीजी से बात की तो उसने घमंड से जवाब देने की हिम्मत नहीं की। भले ही जियान चेन ने उससे प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर के बराबर राशि का भुगतान न किया होता, तब भी वह व्यक्ति शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। पहाड़ की चोटी पर बैठकर जियान चेन तेज गति से सड़कों पर उड़ता हुआ शहर के द्वार के आधार तक पहुंच गया। सौभाग्य से जियान चेन को रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। हालांकि फीनिक्स शहर में कई शक्तिशाली कबीले थे, लेकिन कई मजबूत भाड़े के समूह और अकेले भाड़े के सैनिक भी थे जो जियान चेन के पास मौजूद वस्तुओं को हासिल करना चाहते थे। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर और युद्ध कौशल ऐसे खजाने थे जिन्हें अनदेखा करना बहुत ही लुभावना था। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि 30 महान संत मास्टर्स इस व्यक्ति के हाथों मारे गए थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो और उन्होंने तुरंत उससे लड़ने की अपनी योजनाएं त्याग दी। दूर से शहर के द्वारों के ऊपर खड़े एक गार्ड ने एक खूनी व्यक्ति को क्लास एक जादुई जानवर पर सवार देखा और तुरंत अपने साथी गार्डों को आवाज लगाई। शहर के द्वार खुलने लगे ताकि जियान चेन बाहर निकल सके, क्योंकि उन्हें पहले ही शहर के स्वामी से ऐसा करने के आदेश मिल चुके थे। शहर के बीचों बीच फीनिक्स शहर के स्वामी को उम्मीद थी कि जियान चेन शहर से सुरक्षित रूप से निकल सकेगा। अगर जियान चेन यहां रहता तो वह अंततः कई शक्तिशाली कुलों का ध्यान आकर्षित कर लेता, जिन्हें शहर का स्वामी बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता था। शहर के द्वार खुले देखकर जियान चेन अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ता रहा और अंत में द्वारों से होकर तेजी से अंदर चला गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वह शहर के द्वार से बाहर निकला, जियान चेन ने राहत की सांस ली। उसके लिए ग्रामीण इलाका ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि उसे लगभग अनंत उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। फीनिक्स सिटी की शक्तियों को छोड़कर कौन जानता था कि ग्रामीण इलाकों के लोग कितने शक्तिशाली होंगे। चाहे कोई उच्च स्तरीय पृथ्वी संत मास्टर घात लगाए बैठा हो या नहीं, उन सभी महान संत मास्टर्स को मारने के बाद जिन शक्तियों को उसने अपमानित किया था, वे निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। फीनिक्स सिटी में रहने का मतलब होगा ढेर सारी परेशानियों का सामना करना। हे सर, वू यू में अद्भुत प्रतिभा है और आप इतने युवा होने के बावजूद भी मजबूत हैं। यह उस युद्ध कौशल की शक्ति होगी। जियान चेन की तेज चाल के बावजूद एक बुजुर्ग आवाज को पास से जियान चेन से बात करते हुए सुना जा सकता था। यह सुनकर जियान चेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक आकृति 5 किलोमीटर दूर से तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसकी गति जियान चेन से कहीं अधिक थी। लानत है। जियान चेन का चेहरा और भी पीला पड़ गया जब उसने महसूस किया कि आदमी की गति को देखते हुए उसकी ताकत शायद एक महान संत मास्टर की तुलना में बहुत अधिक थी। अध्याय 193, एक पृथ्वी संत मास्टर के साथ टकराव। महाराज, क्या यह हो सकता है कि आप मेरे 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के भी पीछे पड़े हैं? जियान चेन की आवाज मैदानों में जोर से गूंज उठी। जबकि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वास्तव में कीमती है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वू यू, मुझे तुम्हारा युद्ध कौशल चाहिए, इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। बड़े ने उसे पीछे से वापस बुलाया। उसकी आवाज जोरदार और स्पष्ट थी। 2 गहरी सांस लेने में लगने वाले समय में ही बुजुर्ग व्यक्ति, जो जियान चेन से 5 किलोमीटर पीछे था, अब उससे 4 किलोमीटर पीछे था। बुजुर्ग की भयानक तेज गति को देखकर जियान चेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी झिझक को दूर कर दिया। वह अपने घोड़े से कूद गया और भागने लगा। हालांकि इससे उसकी संत शक्ति और भी तेजी से इस्तेमाल होगी, लेकिन जादुई जानवर की सवारी करना दौड़ने से कहीं ज्यादा धीमा था। अगर वह जादुई जानवर की सवारी करना जारी रखता तो ये बुजुर्ग अंततः उसे पकड़ लेता। जियान चेन अपनी पीठ पर पहले से लगे घाव की जलन को महसूस करने के बावजूद पूरी गति से दौड़ता रहा। जैसे जैसे उसका दिल दर्द से धड़क रहा था, उसकी मांसपेशियां भी धड़कने लगीं, जिससे उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगीं।
अगर यह उसकी पीठ पर एक छोटा सा घाव होता तो जियान चेन को इतनी पीड़ा नहीं होती। हालांकि अब जब उसका शरीर इतनी हिंसक रूप से हिल रहा था तो उसकी पीठ पर घाव लगातार फटने और फैलने के लिए मजबूर हो रहा था, जिससे दर्द की लहरें उसकी नसों की परीक्षा ले रही थीं। जियान चेन अपनी पीठ के घावों के दर्द को महसूस किए बिना नहीं रह सका और वह जितनी जल्दी हो सके आगे की ओर भागा। हालांकि उसने अभी तक इस बुजुर्ग से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह आदमी अभूतपूर्व रूप से खतरनाक होगा। उसके पीछे बैठा बुजुर्ग निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जियान चेन को और भी तेजी से भागता देख उसका पीछा कर रहा बुजुर्ग खुद को रोक नहीं सका और उसने कहा, वुयू, तुम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इसके साथ ही बुजुर्ग ने भी गति बढ़ानी शुरू कर दी और जियान चेन के करीब उड़ गया। 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बुजुर्ग अविश्वसनीय रूप से तेज थे। कुछ ही पलों में उन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर तक कम कर दिया था। जियान चेन जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से जाने के बावजूद भी बुजुर्ग को चकमा देने के लिए ये काफी नहीं था। भागने में मदद के लिए इतनी अधिक सेंट फोर्स का इस्तेमाल किए जाने के कारण वह पहले से ही बहुत कम स्तर पर था। अंत में बुजुर्ग उससे 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। अंत में जियान चेन केवल रुक सकता था और बुजुर्ग का सामना करने के लिए पीछे मुड़ सकता था। जियान चेन को रुकते देख बुजुर्ग ने भी अपनी गति धीमी कर दी और 20 मीटर दूर जाकर रुक गया। उसके चेहरे पर अभी भी एक दयालु मुस्कान थी, लेकिन जब वह जियान चेन को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक जिज्ञासा और आश्चर्य भरा रंग था। आह, वुयू शायद आपका असली नाम नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि केवल एक शीर्ष संत गुरु की ताकत से 30 महान संत गुरुओं को मारने में सक्षम होना वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। बुजुर्ग के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। बुजुर्ग की दयालु आवाज सुनकर जियान चेन की भौहें तन गईं। उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने यह आवाज कहां से सुनी थी। फिर जियान चेन के मन में अचानक एक एहसास कौंधा जब उसे अचानक एक व्यक्ति की याद आई। उसने धीमी आवाज में कहा, बड़े, अगर मेरा अनुमान सही है तो आप लोइस शहर के हरिदो कबीले से हैं। जियान चेन को हरिदो कबीले का गहरा प्रभाव था, क्योंकि वे स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में दिखाई देने वाले शीर्ष 10 कबीलों में से एक थे। हरिदो कबीला वह कबीला था जिसने बिना किसी विवाद के पहली श्रेणी 5 जादुई जानवर का शरीर खरीदा था। अंत में हरिदो कबीले ने एक जादुई जानवर के शरीर के लिए केवल 10,000 बैंगनी सिक्के खर्च किए थे। उस क्षण से जियान चेन को स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि हरिदो कबीले के पास बहुत अधिक शक्ति थी। कम से कम हरिदो कबीले से दूर के कबीले भी हरिदो कबीले के आधिपत्य से डरते थे। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, ये सही है, ये बूढ़ा आदमी हरिदो कबीले का हिस्सा है। वुयू, मैं केवल तुम्हारे पास मौजूद युद्ध कौशल की इच्छा रखता हूं। 2 क्लास 5 मॉन्स्टर को मुझे परवाह नहीं है। जियान चेन की आंखों में चमक देखकर बुजुर्ग ने नाक भान सिकुड़ी और कहा, वुयू, तुम्हें युद्ध कौशल सौंप देना चाहिए। इस बूढ़े आदमी से निपटना उन महान संत गुरुओं जितना आसान नहीं होगा। एक पृथ्वी संत गुरु के खिलाफ तुम्हारे पास अपनी शीर्ष संत गुरु शक्ति के साथ मुझसे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पृथ्वी संत गुरु, ये सुनकर जियान चेन चौंक गया। हालांकि उसने पहले अनुमान लगाया था कि बुजुर्ग की ताकत पृथ्वी संत गुरु में है, लेकिन ये केवल एक अनुमान था। अब जब बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की है तो वह अब इसे एक तथ्य के रूप में बता सकता है। उसके सामने ये बुजुर्ग वास्तव में एक पृथ्वी संत गुरु था। एक और सांस लेते हुए जियान चेन ने जल्दी से खुद को शांत किया। वरिष्ठ, अगर मेरे पास युद्ध कौशल नहीं होता तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते? बुजुर्ग की मुस्कान अचानक से जम गई, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और हत्या की भावना का एक छोटा सा भाव बाहर आ गया। वुयू, मेरे धैर्य की एक सीमा है। मेरे पास तुमसे झगड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी करो और युद्ध कौशल सौंप दो, अन्यथा मैं इसे तुमसे छीन लूंगा। इसके साथ ही बुजुर्ग की आवाज कुछ पल के लिए रुक गई, क्योंकि एक छोटी सी व्यंग्यात्मकता ने उसके चेहरे की विशेषताओं को नियंत्रित कर लिया। यदि तुम्हारे पास वास्तव में कोई युद्ध कौशल नहीं है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हरिदो कबीले में वापस आओगे और मेरे लिए इसे लिखोगे। तुम ये भी लिखोगे कि तुम अपने संत हथियार को हवा में उड़ाने के लिए कैसे नियंत्रित कर सकते हो। बुजुर्ग की बात सुनकर जियान चेन का दिल धड़क उठा। यहाँ कोई छूट नहीं थी। जब तक वह युद्ध कौशल नहीं सिखाता, ये पृथ्वी संत मास्टर बुजुर्ग उसे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देगा। अब केवल मौत से लड़ना ही इस जगह से जान बचाकर भागने का सबसे अच्छा तरीका होगा। जियान चेन का दिल जानता था कि भले ही यह बुजुर्ग उसे मारना चाहे, लेकिन युद्ध कौशल प्राप्त करने से पहले वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा।
इससे जियान चेन वास्तव में असहाय महसूस करता था, उसके पास युद्ध कौशल बिल्कुल नहीं था, दूसरों ने केवल उसके जिकिंग के नियम को युद्ध कौशल समझ लिया था। निर्णय पर पहुंचने के बाद जियान चेन ने अब और संकोच नहीं किया। उसके पैर अचानक जमीन से ऊपर उठे, जिससे उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। जियान चेन की हरकतों को पहचानते हुए बुजुर्ग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और वह भी एक साथ जियान चेन की दिशा में उड़ गया। उसके दोनों हाथ जियान चेन की गर्दन की ओर बढ़ गए। जियान चेन के हाथ में तुरंत ही लाइट विंड स्वॉर्ड आ गई। इस अर्थ सेंट मास्टर के खिलाफ जियान चेन खुद को रोक नहीं सका। उसे अपने छिपे हुए ट्रम्प कार्ड स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा। हल्की पवन तलवार बिजली की एक चांदी की चमक में बदल गई। एक कान चीर देने वाली चीख हवा में फैल गई जैसे ही वह पृथ्वी संत मास्टर की ओर बढ़ी। अध्याय 194 चट्टान से गिरना। जैसा कि मैंने कहा, यह बूढ़ा आदमी उन महान संत गुरुओं की तरह आसान नहीं होगा। लाइट विंड स्वॉर्ड को अपनी ओर उड़ता देख बुजुर्ग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसके हाथ जो पहले जियान चेन की ओर बढ़ रहे थे, दिशा बदल गए और तलवार पर थपथपाए। पापा! बुजुर्ग की हथेली ने तलवार पर जोर से थपथपाया, जिससे तलवार सीधी दिशा में 10 मीटर दूर घूम गई। उसी समय बुजुर्ग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। जब उसने अपनी हथेली की ओर देखा तो पाया कि हल्की पवन तलवार ने कई घाव कर दिए थे, जिससे उसकी हथेली खून से भर गई थी। अपनी हथेली पर चोट के निशान देखकर बुजुर्ग विचलित हो गया और उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। एक और गहरी सांस लेकर उसने जियान चेन को एक और उत्सुक नजर से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूर फेंकी गई हल्की हवा की तलवार बिजली की तेज गति से बुजुर्ग की ओर उड़ती हुई आई। बुजुर्ग का चेहरा एक बार फिर बदल गया जब उसने अपने शरीर को 3 मीटर दूर एक तरफ झुकाया। लाइट विंड स्वॉर्ड ने सिर्फ उस जगह को छेद दिया था जहां वह आखिरी बार था। अचानक हल्की पवन तलवार ने एक चक्कर लगाया और बुजुर्ग के पास से गुजरी तथा सीधे बुजुर्ग की नई स्थिति की ओर उड़ गई। जैसे ही एक हथौड़ा प्रकट हुआ, बुजुर्ग की आंखों में चमक बढ़ गई और उनके हाथ नीले रंग के सेंटफोस से भर गए। स्टील का हथौड़ा बड़ा नहीं था, ये लगभग एक वयस्क इंसान की छाती के आकार का था। यह नीले रंग की नोक वाले कांटों से ढका हुआ था और 2 फुट के हैंडल पर एक अजीब पैटर्न उकेरा हुआ था। बुजुर्ग ने अपना हथौड़ा लहराया और उसे हल्की पवन तलवार पर पटक दिया। डिंग! स्टील के हथौड़े ने हल्की पवन तलवार पर जबरदस्त बल से प्रहार किया, जिससे तलवार तेज आवाज के साथ दूर उड़ गई। उसी समय जियान चेन ने अपने गले से एक हल्की सी घुरघुराहट निकाली, क्योंकि उसके पहले से ही पीले पड़े चेहरे का रंग और भी फीका पड़ गया था और वह सफेदी में कागज के टुकड़े जैसा लग रहा था। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, युद्ध कौशल सौंप दो। अगली बार जब तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्ग ने जियान चेन को दृढ़ता से घूरते हुए कहा। वास्तव में बुजुर्ग को यकीन नहीं था कि जियान चेन में वाकई कोई युद्ध कौशल है या नहीं। इसलिए शुरुआत में उसने जियान चेन को मारने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जब तक जियान चेन जीवित है और युद्ध कौशल सौंपने के लिए तैयार नहीं है, तब तक वह उसे कबीले में वापस भेज सकता है जहां वे उससे इसे छीन सकते हैं। अगर वह उसे मार देता तो युद्ध कौशल वापस पाने का कोई मौका नहीं होता। जियान चेन ने बुजुर्ग की ओर देखा और गुस्से से अपने होंठ काटे। हरिदो कबीले, मैं इसे याद रखूंगा। क्या तुम मुझे अपना नाम बताने की हिम्मत कर सकते हो? जियान चेन के शब्दों पर बुजुर्ग ने तिरस्कार से व्यंग्य किया। क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो? जो व्यक्ति महान संत गुरु स्तर तक भी नहीं पहुंचा है, वह मेरे हरिदो कबीले से बदला लेना चाहता है। तुम मूर्ख हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। याद रखो, इस बूढ़े आदमी का नाम यान कैसर है। यान कैसर, मैं इसे याद रखूंगा। जियान चेन ने जहरीले ढंग से थूका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लाइट विंड स्वॉर्ड आखिरकार एक बार फिर सीधे बुजुर्ग की ओर लौट आया। यह देखकर कि जियान चेन के पास युद्ध कौशल सौंपने की कोई योजना नहीं थी, बुजुर्ग की आंखों की चमक ठंडी पड़ गई, क्योंकि उसने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। उसके हाथ में हथौड़ा नीले रंग के सेंट फोर्स के साथ फट गया, क्योंकि उसने इसे लाइट विंड स्वॉर्ड पर गिरा दिया ताकि इसे तोड़ सके। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड और स्टील हैमर संपर्क में आने वाले थे, लाइट विंड स्वॉर्ड की दिशा अचानक एक अकल्पनीय मोड़ पर आ गई, मानो वह अजगर हो। हथौड़े से बचते हुए लाइट विंड स्वॉर्ड सीधे बुजुर्ग के गले की ओर उड़ गई। उसी समय जियान चेन एक राइफल से निकली गोली की तरह आगे की ओर उड़ गया और वह भागता रहा। एक तुच्छ उपलब्धि। बुजुर्ग ने हल्की हवा वाली तलवार को रोकने के लिए हथौड़ा वापस लाते हुए व्यंग्य किया। उसने अपना पूरा शरीर आधा मीटर दूर एक तरफ किया और खुद को तलवार से बचने दिया।
इस छोटे से क्षण में जियान चेन अपनी आत्मा का उपयोग करके लाइट विंड तलवार को अपने हाथ में वापस बुलाने से पहले ही 50 मीटर दूर चला गया था। जियान चेन को 50 मीटर दूर देखकर बुजुर्ग की आंखों में आखिरकार हत्या करने की भावना जाग उठी। एक साधारण संत गुरु, एक पृथ्वी संत गुरु की तुलना में एक कमजोर चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में देखने की भी उसे परवाह नहीं थी। यह देखना कि चींटी जैसा व्यक्ति भाग रहा था, यह एक अपमानजनक बात थी। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम मरने की भीख मांगोगे, बुजुर्ग ने जियान चेन का पीछा करते हुए चिल्लाया। पृथ्वी संत गुरु की गति जियान चेन से भी अधिक थी। कुछ ही क्षणों में 50 मीटर की दूरी घटकर 20 मीटर रह गई थी। फिर जियान चेन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार को तेज गति से बुजुर्ग की ओर फेंक दिया। जियान चेन के इस हमले के बारे में बुजुर्ग के पास एक पृथ्वी संत मास्टर की ताकत थी, लेकिन फिर भी उसने इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर एक तरफ झुक गया और तलवार को चकमा दे दिया, लेकिन उस कार्रवाई के साथ उसकी गति थोड़ी देर के लिए धीमी हो गई थी। हल्की पवन तलवार हवा में घूम गई और एक बार फिर सीधे बुजुर्ग पर गोली चला दी। अब बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा था, उसके हाथ में स्टील का हथौड़ा सेंट फोर्स के साथ फट गया क्योंकि उसने हल्के पवन तलवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा को अपने पीछे पटक दिया। बुजुर्ग के वार से बचने के लिए हल्की पवन तलवार ने एक बार फिर दिशा बदल दी। टकराना। बुजुर्ग के वार के पीछे जबरदस्त ताकत थी और चूंकि वह हथौड़ा वापस नहीं ले पाया था, इसलिए हथियार ने जमीन पर जोरदार वार किया। हथियार के भीतर जमा हुआ संत बल फट गया और जमीन में 2 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार को याद किया और आगे बढ़ गया। इसके बाद जियान चेन इस प्रक्रिया को दोहराता। जैसे ही वह आगे की ओर भागता, वह अपनी तलवार को नियंत्रित करता ताकि वह बुजुर्ग को आगे बढ़ने से रोक सके। यह सिलसिला एक बड़े पहाड़ पर लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, लेकिन अंततः जियान चेन के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया था। भागने के लिए इस जंगली दौड़ के बाद और अपनी आत्मा का उपयोग करके अपनी तलवार से बुजुर्ग को रोकने के बाद जियान चेन पूरी तरह से थक गया था। अगर उसकी जबरदस्त इच्छाशक्ति उसका साथ न देती तो वह बहुत पहले ही गिर जाता। आखिरकार आत्मा तलवार का उपयोग करने में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। अभी जियान चेन के कपड़े पहले से ही पसीने से गीले थे और पीठ उसके खून से। आत्मा की इस बर्बादी के कारण जियान चेन को लगभग चक्कर आने लगा था, जैसे कि वह 1 हफ्ते से सोया नहीं था। इस समय वह सोने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लानत है, ये तो एक चट्टान है। खुद को सीधा रखने के लिए मजबूर करते हुए जियान चेन ने भारी मन से चट्टान के पार देखा। उसकी आंखों में पहले से ही निराशा की झलक थी। मौत से उसे डर नहीं था, बस इतना था कि वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। इसके अलावा इस दुनिया में उसके पास अभी भी एक माँ थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और उसके 2 भाई बहन थे जो उसका बहुत ख्याल रखते थे, चांग्यांग हु और चांग्यांग मिंग्यू। अभद्र प्राणी, तुम तो अभी भी मर सकते हो। इस समय उसके पीछे से एक तेज आवाज आए। पीछे मुड़कर जियान चेन ने देखा कि बुजुर्ग सीधे उसकी ओर आ रहा था और स्टील का हथौड़ा लेकर उसकी पीठ से टकराने ही वाला था। टकराना। चूंकि जियान चेन पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए उसके पास बुजुर्ग के वार से बचने की कोई ताकत नहीं थी। अंत में वह केवल चट्टान से उड़कर नीचे खाई में जा गिरा। जियान चेन को नजरों से ओझल होते देख बुजुर्ग का चेहरा अचानक से उदास हो गया। जैसे ही उसे अपनी स्थिति के बारे में स्पष्टता मिली, उसके सिर में भरा गुस्सा अचानक से गायब हो गया। इस पल उसने आखिरकार अपने सामने खड़ी चट्टान पर ध्यान दिया। यहां एक चट्टान थी। मैंने उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। ये खत्म हो गया। मेरा युद्ध कौशल। नीचे का इलाका देखकर बुजुर्ग के चेहरे पर पश्चाताप की भावना आ गई। अध्याय 195 विपत्ति से बचना। जियान चेन ने अपनी भारी पलक उठाई, तभी उसने देखा कि उसके ऊपर का धुंधला सा आकार साफ होने लगा है। उसके दिमाग में सबसे पहले जो बात आई वह थी उसके सिर के ऊपर छत की टाइल का मिट्टी जैसा रंग। इस टाइल पर एक दरार थी और उस पर मकड़ी के जाले थे, जिस पर मकड़ियां रेंग रही थीं। वे उन कीड़ों का आनंद ले रहे थे जो उनके जालों में फंस गए थे। जियान चेन ने मकड़ियों की हरकतों को अनदेखा करते हुए अपना सिर घुमाकर अपने चारों ओर देखा। वह सिर्फ कमरे के अंदरूनी हिस्से को देख पा रहा था जिसमें वह लेटा हुआ था और कुछ अंधेरे छायादार धब्बे थे। हालांकि वह अभी भी कमरे में छोटी छोटी व्यवस्थाएं देख पा रहा था। कमरे में व्यवस्था के मामले में काफी सरलता थी। दशकों पुरानी लकड़ी की मेज और स्टूल के अलावा और कुछ नहीं था। फर्श पर अगर संगमरमर के स्लैब नहीं थे तो बाकी जमीन बनाने के लिए मिट्टी के टुकड़े थे। ये कौन सी जगह है?
जिस माहौल में वह था, उसे देखकर जियान चेन को बहुत थकान के बावजूद संदेह हुआ। अपने सिर में दर्द महसूस करते ही गिरने से पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसकी यादें उसके दिमाग में ज्वार की तरह आ गईं। जियान चेन को याद था कि उसे धरती के संत मास्टर ने चट्टान से नीचे उड़ा दिया था। वह नीचे पानी के एक हिस्से में जा गिरा और वहीं बेहोश हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। मैं मरा नहीं, इसलिए मुझे किसी ने बचाया होगा। जियान चेन खुशी की एक छोटी सी लहर के साथ जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। पहले तो उसने सोचा था कि वह मर गया है, उसने चट्टान से नीचे गिरने के बाद जीवित रहने की उम्मीद नहीं की थी। हरिदो कबीले और अन्य कबीले जिन्होंने फीनिक्स शहर में मुझ पर हमला किया, मैं, जियान चेन, इसे माफ नहीं करूंगा। जियान चेन के सिर में यादें लगातार उमड़ रही थीं और उसकी आंखों में एक भयंकर घृणा की चमक दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर जकड़ लिया और नामों को दोहराया और उन्हें दिल में उतार लिया। जैसे ही जियान चेन ने अपना शरीर तान दिया, दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई और वह पीला पड़ने से पहले दर्द से एक छोटी सी कराह निकाले बिना न रह सका। जैसे ही दर्द कम हुआ, जियान चेन ने गहरी सांस ली। बिस्तर पर लेटते ही उसने अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि उसने सिर्फ कुछ साधारण कपड़े पहने हुए हैं। इसके अलावा उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के सभी घावों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। तभी जियान चेन की नज़र अपनी कमर पर पड़ी और उसे एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ, उसका स्पेस बेल्ट गायब था। मेरा स्पेस बेल्ट कहाँ है? जियान चेन थोड़ा घबरा गया। उसकी सारी चीजें, जिसमें उसकी माँ द्वारा उसे दी गई भी कबीले की विरासत और उसके पिता द्वारा दी गई स्पेस रिंग शामिल थी, उसके अंदर थी। उसके स्पेस बेल्ट में हजारों बैंगनी सिक्के भी जमा थे। अगर वह अपना स्पेस बेल्ट खो देता तो उसकी जान भी चली जाती। इसके अलावा स्पेस बेल्ट में उसके क्लास 4 और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर भी थे। ये उसकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। जियान चेन की घबराई हुई आंखें पूरे कमरे में फैल गईं क्योंकि वह अपने स्पेस बेल्ट को खोजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उसे स्पेस बेल्ट का एक भी निशान नहीं मिला। इससे पहले कि वह अपने स्पेस बेल्ट के बारे में कुछ और सोच पाता, उसके कमरे की ओर एक जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई दी। लकड़ी का दरवाजा खुला और शॉर्ट पैंट पहने एक आदमी अंदर आया। उस आदमी का चेहरा बहुत ही साधारण था, जिससे वह एक औसत दर्जे का आदमी लग रहा था। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में आया, उसने मुस्कुराते हुए जागते हुए जियान चेन को देखा। तुम आखिरकार जाग गए हो। तुम पूरी 2 रातों से सो रहे थे। अगर तुम अभी भी सांस ले रहे होते तो मुझे लगता कि तुम मर चुके हो। जियान चेन ने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, मेरा स्पेस बेल्ट कहाँ है? जियान चेन के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर वह आदमी धीरे से हंसा और कमरे के बगल वाले हिस्से में चला गया जहां एक अलमारी थी। उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसने एक साधारण दिखने वाला स्पेस बेल्ट निकाला और जियान चेन के पास वापस चला गया। तुम्हारा स्पेस बेल्ट यहीं है। नौजवान, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। फिर उसने स्पेस बेल्ट उसकी ओर सरका दी। स्पेस बेल्ट को वापस लेते हुए जियान चेन ने तुरंत अपनी चीजों पर नजर डाली और महसूस किया कि उसकी अधिक महत्वपूर्ण चीजों को छुआ नहीं गया था और उसने राहत की सांस ली। उस आदमी की ओर देखते हुए जियान चेन के चेहरे पर नर्म भाव था और वह बोला, क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया था? वह आदमी जियान चेन के बिस्तर के पास एक स्टूल पर बैठ गया और हंसने लगा। 2 दिन पहले मैं मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया था, तभी तुम्हारी खून से लथपथ लाश बहते हुए देखी। चूंकि तुम मरे नहीं थे, इसलिए मुझे तुम्हें वापस लाना ही था। यह मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देता है। जियान चेन के चेहरे पर अत्यंत कृतज्ञता थी क्योंकि वह पूरी ईमानदारी से बोल रहा था। उस आदमी ने सिर हिलाया, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, नौजवान। तुम में वाकई बहुत बड़ी इच्छाशक्ति है। तुम्हारे शरीर पर गहरे घाव देखकर मुझे लगा कि तुम मर चुके होगे। तुम्हारी पीठ पर घाव इतना गहरा था कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। मैंने बहुत लंबा जीवन जिया है, लेकिन मैंने कभी किसी सांस लेते हुए व्यक्ति पर ऐसी चोट नहीं देखी। हाँ बेटा, तुम पूरे 2 दिन से सो रहे हो। तुम भूखे होगे। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाता हूँ, आदमी बोला। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, फिर मैं चाचा पर भरोसा करूंगा। भोजन से परहेज करने के 2 पूरे दिनों के बाद जियान चेन बहुत भूखा था। उसके बाद उस आदमी ने जियान चेन को चावल का एक कटोरा दिया और साथ में मांस की एक साइड डिश भी दी। खाने के बाद जियान चेन के पेट की भूख शांत हो गई। फिर भी वह थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उस आदमी ने उसे सोने के लिए छोड़ दिया।
उस आदमी के चले जाने के बाद जियान चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी आत्मा को वापस पाने की कोशिश की जो उसने इस्तेमाल कर ली थी। जब उसका पीछा बुजुर्ग ने किया तो जियान चेन की आत्मा तलवार ने उसकी आत्मा का बहुत ज्यादा हिस्सा ले लिया था। हालांकि उसके पास आराम करने के लिए 2 दिन थे, लेकिन जियान चेन ने केवल थोड़ी सी ही मात्रा वापस पाई थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी उससे अपनी आत्मा की इष्टतम स्थिति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वह उपचार के लिए लाइट सेंट फोर्स का उपयोग कर सके। जैसे ही जियान चेन की आत्मा वापस लौटी, वह आदमी कुछ बार मिलने आया। हालांकि जब जियान चेन सो गया तो उसने उसे परेशान नहीं किया। रात होते होते जियान चेन 4 घंटे से ज्यादा समय तक बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटा रहा। अगली सुबह तक जियान चेन सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मा को वापस पाने की पूरी कोशिश कर सकता था। पूरी रात ठीक होने के बाद उसने जो ताकत हासिल की थी वह सामान्य से लगभग 80% अधिक थी। हालांकि 2 दिन पहले उसे जो घाव लगे थे, अगर उसे गर्म तापमान और सुरक्षा वाले दिन नहीं मिले होते तो इतनी अधिक ताकत को इतनी इष्टतम गति से हासिल करना बेहद मुश्किल होता। उसके बाद जियान चेन ने अपने घावों को ठीक करने के लिए लाइट सेंट फोर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। अध्याय 196 रोस्को। लाइट सेंट फोर्स की तेज दूधिया सफेद रोशनी जियान चेन के पूरे शरीर को घेर लेती है और उसकी अजीब सी चमक धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस पल से उसके पूरे शरीर का मांस ठीक हो रहा था। क्योंकि दिन का समय था, लाइट सेंट फोर्स की रोशनी को देखना मुश्किल था, इसलिए जियान चेन को डर नहीं था कि लाइट सेंट फोर्स के उसके गुप्त उपयोग के बारे में पता चल जाएगा। यहां तक कि अगर कोई आता भी था तो जियान चेन को तुरंत ही उसकी मौजूदगी का पता चल जाता था ताकि लाइट सेंट फोर्स के प्रवाह को रोका जा सके। अब तक जियान चेन की आत्मा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए जब उसने लाइट सेंट फोर्स को नियंत्रित करना शुरू किया तो वह इसे नियंत्रित करने में जितना समय लगा वह निश्चित रूप से लंबा होगा और लाइट सेंट फोर्स की गुणवत्ता समृद्ध होगी। जब तक 2 घंटे बीत चुके थे, जियान चेन लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हालांकि लाइट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए उसे अभी भी कीमत चुकानी पड़ी। चूंकि वह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, इसलिए लाइट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करने से उसे चक्कर आने लगा और उसे लगातार सोने की इच्छा होने लगी। जियान चेन पूरे दिन खुद को ठीक करने में लगा रहा। दूसरी सुबह फिर से जागने पर जियान चेन अपनी हालत छिपाने के लिए बिस्तर की गर्माहट में लेट गया। आखिरकार जिस आदमी ने 2 दिन पहले उसे बचाया था उसने देखा कि जियान चेन कितनी गंभीर रूप से घायल है। अगर उसे उसकी वर्तमान स्थिति का पता चल जाता तो जियान चेन की लाइट सेंट फोर्स की प्रकृति निश्चित रूप से उसके सामने आ जाती। दवा की मदद से भी जियान चेन को जो गंभीर घाव लगा था उसे ठीक होने में निश्चित रूप से 2 दिन से ज्यादा समय लगेगा। इसी वजह से जियान चेन ने बिस्तर से उतरने से इनकार कर दिया और अपने शरीर को कंबल के नीचे छिपा लिया। जब तक वह अपना रहस्य छिपाए रखेगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। वह जानता था कि तियान युआन महाद्वीप में दीप्तिमान संत गुरु दुर्लभ हैं। अगर यह रहस्य उजागर हो गया तो उसे लगातार लोगों द्वारा परेशान किया जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए जियान चेन चुपचाप अपने हल्के संत बल के इस्तेमाल से ठीक हो गया। पिछले 2 दिनों से उस आदमी ने उसे ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, लेकिन वर्तमान में उसके पास संत बल खत्म हो चुका था। उसके डेंटियन के भीतर की तलवार भी कम होकर एक गहरे रंग की हो गई थी। जल्दी ही दोपहर हो गई और जियान चेन को कमरे में भोजन की खुशबू आने लगी। चरमराहट। उसी क्षण कमरे का लकड़ी का दरवाजा खुला और अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में चला आया, लेकिन केवल बिस्तर के पास ही रुका। बंद आंखों वाले जियान चेन को देखकर उस आदमी ने सांस ली और बुदबुदाया, वह 2 दिन से सो रहा है और एक बार भी खाना खाने के लिए नहीं उठा है। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद मुझे यकीन नहीं है कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गरीब गांव को कोई मजबूत दवा नहीं मिल पा रही है। कमरे से बाहर जाने से पहले उस आदमी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। चाचा। अचानक पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। वह आदमी कठोर हो गया और फिर घूमकर जियान चेन को देखने लगा और खुशी से चिल्लाया, बच्चे, तुम आखिरकार जाग गए। फिर से बेहोश होने के बाद मुझे डर था कि तुम फिर कभी नहीं उठोगे। ये सुनकर जियान चेन मुस्कुराया, इसको खेद है, मैंने चाचा को चिंता करने दिया। कोई बात नहीं, जब तक तुम जाग रहे हो सब ठीक है। कम से कम तुम्हारा जीवन अभी भी ठीक और सुरक्षित है। ये सही है। तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। इतना कहकर वह आदमी मुड़ा और एक बार फिर कमरे से बाहर चला गया। जल्दी से उस आदमी ने मांस की एक प्लेट के साथ चावल का एक गर्म कटोरा पेश किया।
हम केवल एक छोटे से पहाड़ी गांव में हैं, इसलिए हम आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाने वाले जंगली जानवरों का मांस ही खा सकते हैं। चूंकि आप घायल हैं, इसलिए आपके लिए अपने शरीर को ठीक करने के लिए कुछ मांस खाना सबसे अच्छा है। ये चाचा को बहुत धन्यवाद देता है। जियान चेन धीरे से बिस्तर से ऊपर चढ़ा। उसकी हरकतें देखकर वह आदमी तुरंत बोला, अरे हिलना मत, तुम घायल हो और हिलने से यह और भी खराब हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने खाने को मेज पर रख दिया और जियान चेन को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं घायल हूं, लेकिन 2 दिनों के आराम के बाद मेरी सेहत स्थिर हो गई है। अब थोड़ा बहुत हिलना डुलना भी कोई समस्या नहीं है। ये देखकर कि जियान चेन को धीरे धीरे बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई, उस आदमी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। युवक, तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से एक अच्छे खड़े होने की है जो इतनी गंभीर चोट के बाद इतनी जल्दी बैठ पाने में सक्षम है। जियान चेन ने उस आदमी को गहरी नजर से देखा। चाचा, ऐसा लगता है कि आप खुद भी काफी अजीब हैं। मुझे लगता है कि आपने पहले भी एक बार इस महाद्वीप की यात्रा की होगी। उस आदमी ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे कि जियान चेन के शब्दों ने उस पर गहरा आघात किया हो। उसके चेहरे पर एक उदास भाव आ गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद वह आदमी फिर से बोला, सच कहूं तो 10 साल पहले मैं भी मिडिल सेंट मास्टर स्तर पर एक भाड़े का सिपाही था। मैं कुछ भाइयों के साथ यात्रा करता था जो मेरे साथ आग और बारिश का सामना करते थे, लेकिन एक दिन कुछ कीमती माल ले जाते समय हमारा सामना एक डाकू समूह से हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डाकुओं का वह समूह वास्तव में शक्तिशाली था। भीषण युद्ध के बाद हमने डाकुओं को खदेड़ दिया, लेकिन हमारे पक्ष को भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे संत हथियार को एक मजबूत डाकू ने नष्ट कर दिया था, और हालांकि मैं मर नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी साधना करने की क्षमता और अपनी सारी ताकत खो दी थी। मैं एक अपंग से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैं खुद को दुनिया से अलग करने के लिए इस गांव में आया था। यह सुनकर जियान चेन भी चुप हो गया। वह उस आदमी के दिल की भावनाओं को पूरी तरह समझ सकता था। तियान युआन महाद्वीप की यात्रा करने वाले एक भाड़े के सैनिक से एक अपंग बन जाना जो खेती नहीं कर सकता, यह एक क्रूर यातना थी जिसे सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी जीने और पीड़ित होने के बजाय मरना पसंद करेगा। इसके साथ ही जियान चेन ने खाना खाते समय उस आदमी से बातचीत जारी रखी। बातचीत करते करते जियान चेन को उस आदमी का नाम पता चला, रोस्को। रोस्को इस साल करीब 40 साल का था। जब से उसका सेंट वेपन टूटा और वह अपंग हो गया, तब से वह गांव में आया और उसने पास के गांव की एक महिला से शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया जो दोनों 10 साल के थे। उसके बाद जियान चेन उनके घर में अस्थायी रूप से रहने के लिए आ गया था। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसके घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, इसलिए वह पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहता था। रोस्को उसे अकेला छोड़ देता था, जिससे वह ज्यादातर समय आराम कर पाता था। हालांकि गुप्त रूप से जियान चेन सीधा बैठता था और अपनी संत शक्ति को परिष्कृत करना जारी रखता था। यद्यपि जियान चेन ने फीनिक्स शहर में अपने संत बल को परिष्कृत करने में कई दिन बिताए थे, फिर भी वह खेती के लिए राक्षस कोर का उपयोग करने से होने वाले दुष्प्रभावों से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सका था। पलक झपकते ही जियान चेन को गांव में रहते हुए आधा महीना हो गया। उस आधे महीने में रोस्को जियान चेन का सम्मान करने लगा था और अक्सर उसे आराम करने देता था, सिवाय इसके कि वह दिन में 2 या 3 बार उसे खाना लाकर देता था। अध्याय 197, छोटा पहाड़ी गांव। 10 दिन बाद जियान चेन आखिरकार अपने बिस्तर से उठकर जमीन पर खड़ा हो सका। उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखने के लिए नीचे देखा तो उसने पाया कि यह वही कपड़े होंगे जो रोस्को आमतौर पर पहनता था, क्योंकि यह जियान चेन पर काफी बड़ा था। अपने स्पेस बेल्ट से कपड़ों का एक नया सेट निकालकर उसने रोस्को के पुराने कपड़े उतार दिए और तुरंत नया सेट पहना दिया। फिर एक अचंभित भाव के साथ उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी त्वचा के साथ कुछ हुआ था। उसकी सामान्य रूप से पीली त्वचा अब सफेद नहीं रही, वह एक बार फिर लाल रंग की हो गई थी, जैसे हजारों प्रतिरक्षा के एक कदम आगे बढ़ने पर। यह देखने में एक अजीब नजारा था। उसकी त्वचा का रंग देखकर जियान चेन एक पल के लिए स्थिर हो गया। इस तरह के अजीब दृश्य के साथ एक बार संक्षिप्त क्षण के लिए इसका अनुभव करने के बाद भी जियान चेन अभी भी उलझन में था। उसके बाद जियान चेन ने खुद को हिलाकर जगाया और प्राप्त सभी प्रासंगिक जानकारी के बारे में सोचा। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक का एंटीवेनम मेरी त्वचा को केवल एक पल के लिए फिर से लाल कर सकता है, जब यह अंततः एक साथ मिल जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं इन 10 दिनों के लिए आराम कर रहा था तो 1000 प्रतिरक्षा अंततः एक परिपूर्ण अवस्था में पहुंच गई? जियान चेन ने कुछ खुशी के साथ खुद से सोचा।
जब से उसने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के खून से एंटी वेनम को अवशोषित किया था, तब से अब तक 1 साल बीत चुका था। उसकी 1000 प्रतिरक्षा आखिरकार एक परिपूर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। अभी वह क्षण था जब वह आखिरकार कह सकता था कि उसके पास 1000 प्रतिरक्षा है। इस क्षण से मुझे अब किसी भी अन्य विषैले विष से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वह विषाक्तता में सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप से आगे न हो। जियान चेन ने खुशी से सोचा। तियान युआन महाद्वीप के पूरे क्षेत्र में सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के विष को सबसे जहरीले में से एक माना जा सकता है। हर कोई जानता था कि यह प्रकृति में कितना जहरीला है, और ऐसे बहुत कम विष थे जो इसे हरा सकते थे, और इसलिए इनका मिलना और भी दुर्लभ था। पुस्तकों के अनुसार एक परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचने के बाद 1000 प्रतिरक्षा 1 महीने के लिए त्वचा को लाल कर देगी, फिर वापस अपने मूल त्वचा के रंग में आ जाएगी। लेकिन किताबों में यह नहीं लिखा था कि मेरी त्वचा इतनी लाल हो जाएगी। जियान चेन ने खुद से कहा। यह अफसोस की बात थी कि उसके पास आईना नहीं था, अन्यथा वह देख पाता कि उसका चेहरा कितना लाल हो गया था। अपने स्पेस बेल्ट से नए कपड़े बदलने के बाद जियान चेन ने रोस्को से लिए गए कपड़ों को मोड़कर बिस्तर के किनारे रख दिया और बाहर निकल गया। चरमराहट की आवाज के साथ जियान चेन ने पुराने जमाने का दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में अच्छी मात्रा में सूर्य की रोशनी आ रही है, जिससे कमरा अच्छी तरह से रोशन हो रहा है। उस समय सूरज आसमान में अपने उच्चतम बिंदु पर था, जिसका मतलब था कि दोपहर हो चुकी थी। कमरे के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें मिट्टी की जमीन में मकड़ी के जाले जैसी कई दरारें थीं। जियान चेन से ठीक तिरछे कुछ लकड़ी के घर थे और कुछ दूरी पर एक और जर्जर झोपड़ी भी थी। सूरज के नीचे कुछ छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और खेलते हुए हंस रहे थे। लकड़ी के घर से बाहर निकलते हुए, जिसमें वह आधे महीने तक रहा था, जियान चेन ने आखिरकार देखा कि यह जगह कैसी दिखती है। ये पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां आंखों से दिखने वाले घरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन निवासियों को खुद नहीं देखा जा सकता था। रोस्को, आज की फसल काफी अच्छी रही है। अभी तो दोपहर ही हुई है और हमने पहले ही 2 जंगली जानवर पकड़ लिए हैं। ये हमारे पूरे गांव को कुछ दिनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, लगता है हमें कल शिकार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कम से कम 2 दिन तक आराम से खा पी कर मौज मस्ती कर सकेंगे। यदि भविष्य में हमारा भाग्य हमारे आज के भाग्य जितना अच्छा है, तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से काफी आरामदायक होगा। 2 लोगों की बातचीत की आवाज जियान चेन के कानों तक पहुंची, जो स्पीकर की तरफ देखने के लिए मुड़ा। तभी उसने देखा कि रोस्को और कुछ अन्य लचीले दिखने वाले लोग कुछ दूरी से चल रहे थे। 2 लोगों के कंधों के ऊपर एक विशाल जंगली जानवर का शव था। इनमें से एक जानवर को देखने से ही पता चल सकता था कि उनका वजन कम से कम 100 किलोग्राम था। इस समय रोस्को को एहसास हुआ कि जियान चेन उनके सामने खड़ा था। दूर से चिल्लाते हुए उसने उसका अभिवादन किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं ताकि तुम चल सको? जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चाचा को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देता है। पिछले कुछ दिनों में इतनी अच्छी दवा लगाने के बाद मेरे घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। रोस्को के साथियों ने आखिरकार एक पल के लिए जियान चेन को देखा, फिर एक व्यक्ति मुस्कुराया, रोस्को, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुमने नदी से एक आदमी को बचाया था। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुमने बचाया था? रोस्को ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। रोस्को ने अपनी उंगली जियान चेन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जल्दी ही सभी लोग जियान चेन के पास आ गए। यहाँ ये छोटा भाई जियान चेन है, हालांकि उसकी उम्र काफी कम है, लेकिन आपको उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी जान लगभग चली गई थी, इतने गंभीर घावों के साथ मुझे लगा था कि वह मर जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों के बाद वह हमारे सामने पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा होगा। ये कुछ ऐसा है जो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ओह, क्या ये सही है? ये छोटा भाई इतना अद्भुत नहीं लगता। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन ये सब अच्छे स्वभाव में था। रोस्को ने जियान चेन की ओर देखा, छोटे भाई, मैं तुम्हें सभी से मिलवाता हूँ। यहाँ मौजूद आदमी का नाम फेंग युंगांग है, यहाँ मौजूद आदमी का नाम चेंग लिरन है, और वहाँ मौजूद आदमी का नाम कियुचुजी है। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए इन नए लोगों की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तुम वापस आ गए। ओह, लगता है आज तुम्हारी फसल बहुत अच्छी रही होगी, इतने कम समय में 2 जंगली जानवरों का शिकार कर लिया। इस पर पीछे से एक महिला जैसी आवाज सुनाई दी, जब एक साधारण से दिखने वाले चेहरे वाली एक साधारण कपड़े पहने महिला एक घर से बाहर निकली। छोटे भाई, आओ, एक पल के लिए मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। रोस्को ने जियान चेन के कंधे को थपथपाया और उसने उनकी ओर आती हुई अधेड़ उम्र की महिला की ओर इशारा किया। यह मेरी पत्नी फेंग हुई है। यह आपका स्वागत करता है, बड़ी बहन।
जियान चेन ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। ये पहली बार था जब जियान चेन ने देखा था कि रोस्को की पत्नी कैसी दिखती थी। उनके घर में आधे महीने रहने के बाद भी वह केवल ये सुन पाया था कि उसकी आवाज कैसी थी। फैंग हुई ने जियान चेन के चेहरे को देखा और मुस्कुराए, क्या खूबसूरत युवक है। मैं लंबे समय से उस युवक के बारे में जानती थी जिसे रोस्को ने बचाया था, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें वास्तव में देखा है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने खूबसूरत युवक होगे, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? आह, ये सही है। छोटे भाई, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि तुम्हारा चेहरा लाल होता जा रहा है। क्या तुम वाकई ठीक हो? क्या तुम्हारी चोटों ने तुम्हें किसी तरह की बीमारी दे दी है? रोस्को ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो चाचा, यह शायद मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई दवा का असर है। मैं ठीक हो जाऊंगा। जियान चेन ने रोस्को की चिंता को नजरअंदाज कर दिया। आह, ये तो ठीक है। रोस्को ने बोलना जारी रखने से पहले खुद को शांत किया। अब खाने का समय हो गया है। छोटे भाई, चूंकि तुम ठीक हो गए हो तो क्यों न तुम हमारे साथ खाना खाने आओ। अध्याय 198, शक्ति में पदोन्नति। एक अच्छी तरह से साफ किए गए लकड़ी के घर में जियान चेन रोस्को के परिवार के साथ दोपहर का खाना खाने के लिए लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठा था। भोजन काफी सरल था, कुछ प्लेट सब्जियां और जंगली जानवरों के मांस की एक बड़ी प्लेट। रोस्को का परिवार 4 लोगों का था, जिसमें वह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। खाने की मेज पर रोस्को और उसकी पत्नी जियान चेन के साथ बातचीत करते रहे, जबकि जियान चेन के घायल होने के बारे में कभी बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने केवल इस बारे में बात की कि तियान युआन महाद्वीप में क्या दिलचस्प घटनाएं घटी थीं। महाद्वीप अपेक्षाकृत खतरनाक था। रोस्को की पत्नी फेंग हुई गांव में पली बड़ी थी और कभी भी वहां से बाहर नहीं गई। एक बार भाड़े का सिपाही होने के बावजूद जब उसका सेंट वेपन टूट गया और वह अपंग हो गया, तो रोस्को ने अपना बाकी जीवन इसी गांव में एकांत में बिताया। उस पल से उसने कभी गांव से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और इसलिए बाहरी दुनिया के बारे में कभी कुछ नया नहीं सुना। जियान चेन ने तियान युआन महाद्वीप की यात्रा सिर्फ 1 या 2 साल के लिए की थी और वह ज्यादातर अलग थलग शहरों और कस्बों में रहा था। हालांकि वह रोस्को और उसकी पत्नी के ज्यादातर सवालों के जवाब देने में सक्षम था, साथ ही बच्चों के कभी कभार पूछे गए सवालों के जवाब भी दे पाता था। भोजन के बाद रोस्को ने जियान चेन को गांव के लोगों से परिचित कराने तथा गांव के इतिहास से परिचित कराने के लिए उसे गांव का एक छोटा सा दौरा कराया। इस गांव को कभी हुआन गांव कहा जाता था और इसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 100 साल पहले हुआंग उपनाम वाले एक परिवार ने कुछ ही लोगों के साथ इस गांव की स्थापना की थी। हालांकि इसे विकसित होने में 100 साल लग गए, लेकिन ये कभी भी 30 परिवारों से आगे नहीं बढ़ पाया। कुल आबादी लगभग 100 लोगों की थी और बुजुर्गों, बच्चों और पत्नियों के अलावा यहाँ सिर्फ 30 से 40 मजबूत और हटे कट्टे पुरुष ही थे। इस गांव ने खेती करके अपना जीवनयापन किया था, जबकि कभी कभी कोई मजबूत युवक जंगल में शिकार करके कुछ जंगली जानवरों को मार डालता था या नदी में भोजन के लिए मछली पकड़ता था। इसके अलावा गांव ने खुद को बाहरी दुनिया के मामलों से अलग कर लिया था। एक ही दोपहर में रोस्को ने जियान चेन को पूरे गांव का भ्रमण कराया और गांव के लगभग सभी लोगों से उसका परिचय कराया। रात को रोस्को जियान चेन को घर वापस ले आया और पांचों लोग फिर से खाने के लिए मेज पर बैठ गए। दोपहर के भोजन की तरह रात का खाना भी चावल के एक बड़े कटोरे और कुछ सब्जियों के साथ अपेक्षाकृत सरल था। डिनर के दौरान एक समय जियान चेन के बगल में बैठे छोटे लड़के ने अपना सिर उठाया और शर्म से बोला, भाई जियान चेन, मैंने पिताजी को कहते सुना कि तुम वाकई अद्भुत हो। अपने भाई की बात सुनकर फैंग हुई के ठीक बगल में बैठी छोटी लड़की ने भी अपना सिर उठाया और उसकी काली आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। इस छोटे लड़के का नाम रोजर था और लड़की का नाम रॉक था। ये दोनों रोस्को और फैंग हुई के बच्चे थे। ये सुनकर जियान चेन की नजर बच्चे पर पड़ी और वह हंसा, छोटे रोजर, बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे भाई जियान चेन से भी ज्यादा अद्भुत लोग हैं। जब तुम बड़े और मजबूत हो जाओगे रोजर, तुम्हें बाहरी दुनिया में जाना चाहिए और इसे खुद देखना चाहिए। तो भाई जियान चेन, पिताजी के खिलाफ कौन मजबूत है? जियान चेन का जवाब सुनकर रोस्को की बेटी रोक जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सकी। रोस्को ने अपनी बेटी की ओर देखने से पहले हंसना शुरू किया, दुष्ट भाई जियान चेन को नीचा मत समझो। हालांकि वह तुम्हारे पिता से बहुत छोटा है, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा अद्भुत है। रोस्को की पत्नी फैंग हुई की आंखों में अचानक चमक आ गई और उसने कहा, जियान चेन, अगर तुम्हें यहाँ हमारी गरीबी भरी जिंदगी से कोई परेशानी नहीं है तो तुम हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते? तियान युआन महाद्वीप खतरनाक है, लेकिन यहाँ का गांव बहुत शांत और सुरक्षित है।
इन दिनों में से किसी एक दिन मैं तुम्हें अगले गांव की एक सुंदर महिला से मिलवा सकती हूँ। जियान चेन ने एक छोटी सी मुस्कान दी क्योंकि उसने फैंग हुई के शब्दों के बारे में सोचा और मन ही मन उसे नापसंदगी का एहसास हुआ। ये बड़ी बहन के विचार के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन मुझे अभी भी बाहरी दुनिया में काम करने हैं, इसलिए इस कारण से ये यहाँ जरूरत से ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये ठीक है, हर युवा के पास करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। जियान चेन जैसे युवा के लिए उन्हें महाद्वीप की थोड़ी और यात्रा करनी चाहिए और दुनिया का आनंद लेना चाहिए। इस तरह के क्षेत्र में अंधाधुंध तरीके से नहीं चलना चाहिए। रोस्को ने जियान चेन से बात की। उसने खुद एक भाड़े के सैनिक के रूप में दुनिया की यात्रा की थी, इसलिए वह जानता था कि जियान चेन इस विचार के बारे में कैसा महसूस करता है। फैंग हुई ने रोस्को को निराश भाव से देखा। उसके मन में यह विचार आया कि अगर उसे जियान चेन की शादी करवाने के लिए कोई अच्छी महिला मिल जाए तो वह इस गांव में ही रहेगा और इस तरह गांव के अन्य पुरुषों को शिकार करने में मदद करेगा। इस तरह अच्छी फसल की गारंटी होगी। रात के खाने के बाद जियान चेन दिन भर आराम करने के लिए अपने छोटे से कमरे में लौट आया। ये कमरा मूल रूप से कबाड़ को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जियान चेन के अस्थायी रूप से कमरे में रहने के कारण रोस्को ने कमरे की सफाई कर दी थी। जियान चेन को आराम देने के लिए रोस्को ने उसमें एक बिस्तर रख दिया था। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जियान चेन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और साधना करने के लिए अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से कुछ क्लास 3 मॉन्स्टर कोर निकाल लिए। आधे महीने के आराम से पहले जियान चेन ने अपने शरीर में छिपे खतरों को दूर करने की पूरी कोशिश की थी। उसके बाद वह अब एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करने के लिए स्वतंत्र था, बिना इस बात की चिंता किए कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है या राक्षस कोर से निकले बेरसेक तत्व छिपे खतरों को बढ़ा रहे हैं। जियान चेन ने राक्षस कोर के भीतर से भयानक गति से ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। जिस क्षण यह उसके शरीर में प्रवेश किया, ऊर्जा प्रवाह के भीतर मौजूद बेरसेक तत्व तुरंत उसके डेंटियन के भीतर सियान और बैंगनी चमक में अवशोषित हो गए, साथ ही ऊर्जा की एक अच्छी मात्रा भी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान चेन राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा को पहले से भी अधिक तेज और अधिक कुशल दर पर ले रहा था, लेकिन डेंटियन भी पहले की तुलना में अधिक दर पर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वर्तमान समय में जियान चेन राक्षस कोर के भीतर कुल ऊर्जा का लगभग 10 से 20% ले सकता है, जबकि पिछले 1% की तुलना में जब वह एक नियमित संत था। अभी जियान चेन को अपनी ताकत को तुरंत बढ़ाना था ताकि वह महान संत मास्टर स्तर तक पहुंच सके। अगले कुछ दिनों तक जियान चेन ने अपना कमरा नहीं छोड़ा और साधना जारी रखी। हालांकि वह परिवार के साथ हर 2 या 3 दिन में भोजन करने के लिए बाहर जाता था, लेकिन चूंकि वह अब एक संत मास्टर था, इसलिए उसे आम लोगों की तरह हर दिन खाने की जरूरत नहीं थी। अध्याय 199 एक और सफलता। पलक झपकते ही जियान चेन ने हुआन गांव में कम से कम एक पूरा महीना बिता दिया। उस महीने में जियान चेन शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकला हो, बल्कि उसने पूरा दिन अपने कमरे में ही शांति से साधना करने के लिए बिताना पसंद किया हो। हर 2 या 3 दिन, कभी कभी हर 4 दिन में वह परिवार के साथ कुछ खाना खाता था, लेकिन इसके अलावा वह घर के अंदर ही रहता था और अपना खाना खत्म करने के बाद वह अपनी साधना जारी रखता था। गांव में बाहर जाना और भी दुर्लभ था। महीने का आधा समय साधना में बिताने के बाद जियान चेन की संत शक्ति कई राक्षस कोर को जल्दी से खत्म करने की कीमत पर आसानी से ताकत में बढ़ रही थी। हालांकि उसके पास अभी भी क्लास 3 और 4 राक्षस कोर की पर्याप्त मात्रा थी, साथ ही फीनिक्स सिटी में मारे गए महान संत मास्टर्स के स्पेस बेल्ट से राक्षस कोर भी थे। इतने सारे राक्षस कोर के साथ वह उनके खत्म होने से नहीं डरता था। उसके स्पेस रिंग में अभी भी 2 क्लास 5 राक्षस कोर थे जो 100 से ज्यादा क्लास 4 राक्षस कोर से बेहतर थे। राक्षस कोर की यह बड़ी मात्रा निश्चित रूप से उसे महान संत मास्टर दायरे में लाने में मदद करेगी। अभी जियान चेन पीक सेंट मास्टर स्तर के शिखर पर था। उसे महान संत मास्टर स्तर तक पहुंचने से रोकने वाली एकमात्र चीज एक कमजोर सीमा थी। इस अंतिम मोड़ पर जियान चेन ने साधना बंद करने की हिम्मत नहीं की। अपनी पलकें खोलते हुए उसकी आंखों में एक शांत भाव था, जिसमें केवल भावनाओं की एक छोटी सी झलक थी। उसे सफलता प्राप्त करने में केवल 1 और महीना लगेगा। यह अफसोस की बात थी कि उसके शरीर में छिपे खतरों ने उसकी सफलता में देरी की। जैसे ही वह महान संत मास्टर स्तर तक पहुंचता, वेक सिटी में त्यानिक्सियों कबीले से बदला लेना संभव हो जाता। एक गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने अपने शरीर को शांत किया और अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से 1 दर्जन से अधिक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर निकाले और अपनी साधना आवश्यकताओं के लिए उन्हें अपने पैरों के बीच रख लिया। चूंकि वह सफलता से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर था, इसलिए उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह बिल्कुल विशाल थी।
साथ ही उसके पास अपने स्पेस बेल्ट से लगातार राक्षस कोर को बाहर निकालने का समय नहीं था, इसलिए उसे बड़ी मात्रा में अपने पास रखने की आवश्यकता थी। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद जियान चेन ने अपने दोनों हाथों में क्लास 4 मॉन्स्टर कोर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली तथा ध्यान की अवस्था में चले गए। अपनी आंखें बंद करके जियान चेन के लिए एक और दिन फिर से बीत गया। अगली दोपहर रोस्को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाने की मेज पर बैठा था। ये जियान चेन अपनी साधना में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। आधा महीना हो चुका है और वह हर 3 दिन में सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आता है। मुझे नहीं पता कि वह ये सब कैसे सहन कर पाया है, लेकिन इस बार 4 दिन हो गए हैं और वह एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। मुझे चिंता है कि उसने खुद को बीमारी में डाल लिया है। फेंग हुई ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ जियान चेन के कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा। रोस्को ने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा, फैंग ये, तुम कभी भी सेंट फोर्स के संपर्क में नहीं आए हो, लेकिन यह एक अविश्वसनीय लेकिन रहस्यमय शक्ति है। जियान चेन मुझसे कम से कम 100 गुना ज्यादा मेहनती है, लेकिन फिर भी वह खुद को बीमार नहीं होने देगा। जहां तक खाने न खाने की बात है तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है। तियान युआन महाद्वीप पर मजबूत विशेषज्ञ बिना किसी समस्या के 10 दिन तक खाना खाए रह सकते थे। मैं खुद कभी कभी अपने साथियों के साथ 5 दिनों तक बिना खाए रह सकता था और फिर भी एक ड्रैगन की क्रूरता और एक बाघ की जिंदगी के साथ डाकुओं से लड़ सकता था। फैंग हुई ने घृणा से अपनी नाक ऊपर उठाई, तुम हो, और जियान चेन है। मत भूलो कि वह समय था जब तुम 30 साल के थे। जियान चेन सिर्फ 20 साल का नौजवान है जिसका शरीर शारीरिक रूप से कमजोर है। उसका शरीर उस समय तुम्हारे कद से किस तरह मेल खा सकता है? रोस्को ने आह भरते हुए कहा, फैंग ए, तुमने कभी महाद्वीप पर कदम नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा कि यह कैसे काम करता है। मैं तुम्हें ये समझाता हूं, किसी व्यक्ति की ताकत इस बात से निर्धारित नहीं होती कि उसकी उम्र कितनी है। प्रतिभावान लेकिन बिना मेहनत के कुछ लोग अपने संत बल को जीवन भर के बाद संत हथियार में बदल सकते हैं, और प्रतिभा और संसाधनों वाले कुछ लोग कभी भी उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हमारे हुआन गांव को ही उदाहरण के तौर पर लें। 100 से ज्यादा सालों के बाद गांव में सबसे ताकतवर व्यक्ति सिर्फ एक महान संत ही रहा है। तियान युआन महाद्वीप के कई अकादमियों में ऐसे मानक हैं जिनमें स्नातक होने के लिए कम से कम एक महान संत का होना जरूरी है। यहाँ तक कि ऐसे कई पुरुष भी हैं जिनकी उम्र 30 साल भी नहीं है, लेकिन उनमें हमारे गांव के मुखिया जितनी ताकत है। फैंग हुई ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो। हालांकि आप जो कह रहे हैं वह सही लगता है, लेकिन जियान चेन की ताकत के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वह अभी भी बहुत छोटा है। जैसे ही रोस्को एक बार फिर फैंग हुई को समझाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, अचानक जियान चेन के कमरे से एक तेज हवा चली, जिससे हर जगह गंदगी उड़ने लगी, यहां तक कि मेज पर रखा खाना भी। अरे, अचानक इतनी तेज हवा का झोंका कैसे आ सकता है? रोस्को ने दरवाजा बंद करने के लिए उसकी ओर बढ़ने से पहले चिल्लाया। वो पापा, मम्मी, मेरी आंखों में गंदगी है, मैं देख नहीं सकती। रॉब ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और आंसुओं के साथ रोने लगी। फैंग हुई जल्दी से रॉब के पास गई और उसे दिलासा देने लगी, चुप रहो, रो मत, तुम्हारी माँ यहाँ है। माँ तुम्हारी आंखें साफ करने में मदद करेगी, उन्हें धीरे से मेरे लिए खोलो। रोस्को ने टेबल की तरफ देखा, जहां सभी बर्तन अब गंदगी से भरे हुए थे, और फिर अपने परिवार से गंभीरता से बात करने से पहले वह उलझन में था। आप सभी को यही रहना चाहिए, मैं जाकर देखता हूं। ये तूफान बहुत अचानक आया है, ये खतरे का संकेत है। तेजी से दरवाजा खोलते और बंद करते हुए रोस्को बाहर निकल गया। बाहर अचानक आए तूफान ने हर जगह परेशानी खड़ी कर दी थी। धूल ने आसमान को इस तरह ढक लिया था कि ऊपर से तेज धूप नीचे की ओर मुश्किल से ही चमक पा रही थी, सिवाय कुछ कमजोर किरणों के। बाहर सूखने के लिए लटकाए गए कुछ कपड़े हवा में उड़ गए थे और दूर जा गिरे थे। छतों पर लगी टाइलें भी थोड़ी सी ऊपर उठ गई थीं, जबकि कुछ पुरानी झोपड़ियां तूफान की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थीं। क्या हुआ? अचानक इतना तेज तूफान क्यों आया? ये कैसी अजीब हवा थी जो इतनी अचानक और फिर भी इतनी प्रचंडता से आई? दूर से देखने पर हुआन गांव के सभी पुरुष भ्रमित होकर अपने घरों से बाहर आ रहे थे। रोस्को ने चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसकी नजर उस छोटे से कमरे पर पड़ती जिसमें जियान चेन साधना कर रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि धूल उसके कमरे की दिशा से उड़ गई थी। कई वर्षों तक महाद्वीप की यात्रा करने के बाद रोस्को ने संत गुरु के रूप में अपने अनुभव की बदौलत चीजों को जल्दी से समझना सीख लिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह सोचने लगा कि हवा के झोंके का कारण क्या हो सकता है। क्या ये जियान चेन की साधना का परिणाम हो सकता है?
इस विचार ने रोस्को के दिल को झकझोर दिया था। वह जानता था कि ऐसा परिणाम लाने के लिए संभवतः क्या हुआ होगा। 10 साल पहले जब वह संत गुरु था तो उसने पहले भी छोटे पैमाने पर इसका अनुभव किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियान चेन इतने समय पहले ही उससे इस तरह आगे निकल जाएगा। ये सोचना कि इतना छोटा बच्चा सेंट मास्टर दायरे से बहुत दूर होगा, निर्णय लेने में कितनी बड़ी गलती है। उसे अब तक महान सेंट मास्टर दायरे में होना चाहिए, रोस्को ने सोचा। भले ही वह अपंग था, लेकिन उसका अनुभव ये समझने के लिए पर्याप्त था कि जियान चेन ने अभी क्या किया है। सब लोग देखो, हवा उस दिशा से आ रही है। एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी और सबने उस उंगली की दिशा में देखा जिसकी ओर बुजुर्ग इशारा कर रहे थे। ये सुनकर सभी ने उस दिशा का अध्ययन किया जो बताई गई थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह जियान चेन का घर था। गांव के बुजुर्ग सही कह रहे हैं, हवा उसी दिशा से आ रही है। बस देखो, धुआं वहां से फैल रहा है। तो फिर चलो जल्दी चलें। ठीक है, आइए जाने क्या हो रहा है। अंत में लोगों का एक समूह जियान चेन के कमरे की ओर बढ़ गया था। तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। रोस्को ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़कर कहा, गांव के बुजुर्ग, जियान चेन को परेशान करने से बचने के लिए अब हमें कहीं और चले जाना चाहिए। रोस्को, यहाँ क्या हो रहा है? मैं देख सकता हूँ कि यह तूफान यहीं से आ रहा है। गांव के बुजुर्ग ने रोस्को से कुछ उलझन में पूछा। उसके बुजुर्ग चेहरे पर गंभीर भाव थे। ठीक है रोस्को, उस कमरे में क्या हो रहा है? क्या तुम कोई खजाना छिपा रहे हो? गांव के बुजुर्ग ने एक बार फिर पूछा। ठीक है रोस्को, तुम्हें यहाँ ईमानदार होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई खजाना है तो तुम्हें उसे हम सभी को दिखाना चाहिए। जल्दी करो और सबको ये खजाना दिखाओ। मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी जो इतनी तेज हवा पैदा कर सके। जैसे जैसे हर व्यक्ति इसमें शामिल होता गया, बाकी सभी लोग ये देखना चाहते थे कि कमरे में कौन सा खजाना छिपा है। उनकी आवाजें एक दूसरे से चिल्ला रही थीं। शश, सब चुप हो जाओ। रोस्को उन्हें चुप कराने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कृपया मुझे गलत मत समझो सब लोग। मेरे पास कोई खजाना छिपा हुआ नहीं है। यह उस युवा जियान चेन की साधना का परिणाम है। ये कुछ ऐसा था जो मुझे तियान युआन महाद्वीप के यात्री होने के अपने अनुभव के बाद समझ में आया। ये जियान चेन की साधना के लगभग एक सफलता तक पहुंचने का परिणाम होना चाहिए। ये वर्तमान क्षण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए, इसलिए यदि उसे परेशान किया जाता है तो जियान चेन के लिए एक विनाशकारी परिणाम हो सकता है। चलो अब हम सभी इस क्षेत्र से दूर चले जाते हैं ताकि हम जियान चेन की साधना को बाधित न करें। ओह, तो यह ऐसा था? बिल्कुल नहीं, मैंने जियान चेन को पहले भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वह इतना अद्भुत होगा कि इस तरह से हवाओं को रोक सके। रोस्को, क्या तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? भीड़ असमंजस में बड़बड़ा रही थी। वे गांव के लोग थे और कभी तियान युआन महाद्वीप की यात्रा नहीं की थी, इसलिए वहां मौजूद बहुत से लोग रोस्को के रवैये पर बहुत संदेह कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियान चेन जैसा युवा इतनी ताकत रखने में सक्षम होगा। उनके लिए यह एक रहस्य था जिस पर कुछ शोध की आवश्यकता थी। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस लेने से पहले चौंककर उस कमरे की ओर देखा जिसमें जियान चेन रहता था। सब लोग, रोस्को ने जो कहा है उसमें कुछ दम है, लेकिन उसकी बातें सच है या नहीं ये हम जल्द ही पता लगा लेंगे। चलो अभी इंतजार करते हैं और जियान चेन को परेशान करने से बचते हैं। गांव के बुजुर्ग की बातें सभी की आंखों में बहुत मजबूत थीं। उनके शब्द कुछ ऐसे थे जिनका विरोध करने की हिम्मत बहुत से लोग नहीं कर सकते थे। चुपचाप सभी लोग वापस चलने लगे, अब जियान चेन के स्थान की ओर नहीं चल रहे थे। तूफानी हवा ने कुछ 100 मीटर के छोटे से दायरे में तबाही मचाना जारी रखा, जो कि पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने के लिए पर्याप्त था। सभी लोग 50 मीटर पीछे हट गए और थोड़ी देर तक देखते रहे। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सभी चले गए और अधेड़ उम्र के पुरुष रहस्यमयी धूल भरी आंधी को देखने के लिए वहीं रुक गए। अभी हुआन गांव में करीब 100 लोग थे। सभी सक्षम लोग अजीब भाव से उस क्षेत्र को देख रहे थे। उनके सामने जो नजारा था वह ऐसा कुछ नहीं था जो तियान युआन महाद्वीप में आमतौर पर ध्यान आकर्षित करता हो, लेकिन इस गांव के लिए जो बाकी दुनिया से कटा हुआ था, यह विशेष रूप से अजीब था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल में दर्द बढ़ता ही जा रहा है? ये दर्द इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एक बूढ़ा आदमी अचानक उलझन में बोला जब उसने अपनी छाती पर मालिश करने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, इस हद तक कि मैं बेचैन हो रहा हूँ। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पीठ पर कोई बहुत भारी चीज उठा रहा हूँ।
एक अधेड़ उम्र के आदमी ने भी अपनी बात में इजहार किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरी छाती इतनी दबी हुई लगती है मानो कोई बड़ा पत्थर मेरी छाती पर दबाव डाल रहा हो। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूं। कितना अजीब है, तुम लोगों को भी यह अनुभूति हो रही है। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लक्षण महसूस हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं भी। सभी की बातें सुनकर रोस्को का दिल धड़क उठा। स्थिति को समझते ही वह चिल्लाया, सब लोग भाग जाओ। यह एक अदृश्य हवा है जिसे केवल एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ही छोड़ सकता है। यह आसपास के सभी लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। कुछ विशेषज्ञ इस हवा का इस्तेमाल लोगों की सांस की नली को बंद करने और उन्हें दम घोंटकर मारने के लिए भी कर सकते हैं। बूढ़े गांव के मुखिया सहित सभी के हाव भाव एकदम बदल गए। वे सभी जल्दी जल्दी पीछे हट गए जब तक कि वे 100 मीटर दूर नहीं हो गए। हालांकि उनमें से अधिकांश को यह भी नहीं पता था कि यह हवा क्या है, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से समझ ली थी, कुछ चोटी के विशेषज्ञ इस हवा का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को सीधे दम घोंटकर मारने के लिए कर सकते हैं। पेंग। जैसे ही सभी लोग 100 मीटर पीछे हटे, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जियान चेन जिस छोटे लकड़ी के घर में रह रहा था, वह तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गया। फिर एक मानव आकृति छत को तोड़ती हुई हवा में गोली की तरह उछली और पलक झपकते ही 50 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गई। आह! जियान चेन हवा में लगभग 50 मीटर ऊपर तैरा और आसमान की ओर एक लंबी सीटी बजाए। ये ध्वनि हवा में बिना रोक टोक गूंजती हुई एक विशाल दूरी को पार कर गई। उसी समय शक्तिशाली सेंट फोर्स उछलकर उसके बाएं हाथ में इकट्ठा हो गई। एक लहर के साथ सेंट फोर्स से पूरी तरह से बनी प्रकाश ऊर्जा की एक शुद्ध गेंद उसके हाथ से निकलकर दूर जमीन की ओर चली गई। टकराना। जब प्रकाश ऊर्जा की गेंद जमीन पर गिरी तो हवा में एक बड़ा धमाका हुआ और बहुत ज्यादा धुआं और धूल उठने लगी। जब यह धुआं बिखर गया तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 2-3 मीटर व्यास का लगभग 5 मीटर गहरा छेद बन गया था। सेंट फोर्स की लहर एक बार फिर से दिखाई दी, इस बार जियान चेन के दाहिने हाथ में। ये जल्दी से एक चांदी की तलवार में बदल गई जो सूरज की रोशनी को पकड़ते ही तीखी चमक बिखेरती थी, जिससे लोग दूर देखने को मजबूर हो जाते थे। यह तलवार सूरज से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। एक पल में चांदी की रोशनी चमक उठी और बुझ गई। तलवार पहले ही बिजली की तरह हवा में घुस चुकी थी। तलवार की एक तेज मात्रा और चमकदार रोशनी तलवार के बंधन से अलग हो गई और बिजली की गति से 100 मीटर दूर खाली जमीन पर तेजी से चली। ये चुपचाप ठोस चट्टान से होकर गुजर गई, जिससे सतह पर केवल एक बहुत पतली दरार रह गई। आसपास के किसी भी क्षेत्र में दरार का कोई निशान नहीं था। इस हमले के बाद जियान चेन का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। हालांकि वह एक ही बार में 50 मीटर ऊपर कूद सकता था, लेकिन वह सिर्फ कुछ देर के लिए ही हवा में तैर सकता था। जियान चेन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जमीन पर उतरा। यह आत्मविश्वास की मुस्कान थी। आधे महीने से ज्यादा समय तक लगातार साधना करने के बाद उसकी ताकत आसानी से शीर्ष संत गुरु स्तर से महान संत गुरु स्तर तक पहुंच गई थी। अध्याय 200 दुर्भाग्य। 100 मीटर दूर गांव का हर एक व्यक्ति जियान चेन को पूरी तरह से आश्चर्य से देख रहा था। एक जोरदार चीख गूंजी और हर दिशा में कुछ किलोमीटर तक फैल गई जब जियान चेन ने 50 मीटर हवा में छलांग लगाई और फिर अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी, जिससे एक बहुत बड़ा शॉकवेव पैदा हो गया। धूल हवा में उड़ गई और गांव वालों का समूह सुस्त भाव से ये तमाशा देख रहा था और वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। बिना किसी अतिशयोक्ति के ये कहा जा सकता है कि शक्ति का ये प्रदर्शन यहाँ किसी के ज्ञान से कहीं परे था। आखिरकार वे एक ऐसे गांव के लोग थे जिन्होंने कभी महाद्वीप की यात्रा नहीं की थी, या उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए एक संत को कितना शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ तक कि उनके गांव के बुजुर्ग जो एक महान संत थे, उन्हें भी बाहरी दुनिया से केवल मौखिक रूप से ही जानकारी मिलती थी। जियान चेन को 50 मीटर आसमान में छलांग लगाते हुए देखना और फिर अपनी मुट्ठी से 100 मीटर का गड्ढा बनाते हुए देखना निश्चित रूप से उनके लिए पहली बार था। इस समय हर ग्रामीण के चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव थे, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा भी थी। उनकी आंखों में बहुत अधिक सम्मान था, लेकिन साथ ही साथ उनका अविश्वास भी था। हालांकि उन्होंने इस भयानक घटना को अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 20 साल से भी कम उम्र के एक अकेले युवक ने विनाश का ऐसा मंजर मचा दिया था। अपने अंदर संत शक्ति की लहर को महसूस करते हुए जियान चेन का दिल आत्मविश्वास से भर गया।
अपनी मौजूदा ताकत के साथ, हालांकि यह अभी भी एक पृथ्वी संत मास्टर के खिलाफ खुद का पूरी तरह से बचाव करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन महान संत मास्टर्स के एक समूह के खिलाफ उसे लगातार भागने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और उसे अपने अंतिम उपाय के रूप में अपनी आत्मा तलवार का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। जियान चेन ने अपने दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। सेंट मास्टर स्तर से अपने उत्थान के बाद वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड में भी कुछ बदलाव हुए हैं। उसकी वर्तमान तलवार पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। ब्लेड लगभग दर्पण के धब्बेदार प्रतिबिंब के समान था जो शानदार रोशनी की सफेद चमक बिखेर रहा था। उसकी तलवार पर दिखाई देने वाली तलवार की चमक पहले तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन सिर्फ चमक ही पत्थर को तोड़ सकती थी और धातु को ऐसी शक्ति से तोड़ सकती थी जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। इसके अलावा लाइट विंड स्वॉर्ड की कठोरता में भी बहुत सुधार हुआ था। जियान चेन को पूरा भरोसा था कि उसकी ताकत तब से बिल्कुल अलग थी जब वह एक संत मास्टर था। जो कोई भी उसकी 2 अंगुल चौड़ी तलवार को तोड़ना चाहेगा, उसे यह बहुत ही कठिन काम लगेगा। धीरे धीरे तलवार को अपने शरीर में वापस समाहित करते हुए जियान चेन ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह टूटा हुआ कमरा छोड़ आया है। चेहरे पर कड़वाहट के भाव के साथ वह धीरे धीरे रोस्को के पास गया जो 100 मीटर दूर था और कुछ अफसोस के साथ बोला, चाचा, ये सच में माफी मांग रहा है, मैंने वह कमरा नष्ट कर दिया है जो आपने मुझे उधार दिया था। रोस्को के दिल में जियान चेन की ताकत देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह एक अनुभवी भाड़े का सिपाही था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को शांत कर लिया। जियान चेन के कंधे पर थपकी देते हुए वह हंसा, इसकी चिंता मत करो, ये सिर्फ एक कमरे से ज्यादा कुछ नहीं है, हमें बस कुछ समय चाहिए और इसे फिर से बनाया जा सकता है। बच्चे, मैंने यहाँ वाकई एक गंभीर गलती की है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत होगे क्योंकि तुम इतने कम उम्र के दिखते थे। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। रोस्को ने अपनी आवाज में कुछ उत्साह के साथ कहा। हाँ, छोटा भाई जियान चेन बहुत विनम्र है। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा है। 6 घंटे में एक नया कमरा बनाया जा सकता है। लेकिन भाई जियान चेन ने अभी जो शक्ति प्रकट की है, उसने वाकई हमारी आंखें खोल दी हैं। सब लोग, क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? गांव के बुजुर्ग ने दयालु भाव से हंसते हुए कहा। हाँ, ये सही है। गांव के बुजुर्ग की बात मानकर उसके पीछे खड़े हर ग्रामीण ने श्रद्धा और आदर के साथ बोलना शुरू कर दिया। उस समय गांव के बुजुर्ग ने एक अजीब सी आवाज निकाली और जियान चेन के चेहरे को ध्यान से देखते हुए उत्सुकता से पूछा, छोटे भाई जियान चेन, तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों है? मुझे याद है कुछ दिन पहले तुम्हारा चेहरा लाल था। जवाब देने की जल्दी में रोस्को ने कहा, हाँ, गांव के बड़े भाई जियान चेन का चेहरा हमेशा पीला रहता था। कुछ दिन पहले उसने अपने शरीर पर कोई दवा लगाई थी जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। गांव के बुजुर्ग ने हंसने से पहले समझ में सिर हिलाया। यह अच्छा है। चेहरे पर लाल रंग की तुलना में सफेद रंग बेहतर होता है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ छोटा भाई जियान चेन इतना मजबूत होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इतना सुंदर भी। इस तरह की शक्ल से तुम आसपास की सभी महिलाओं को अपना दीवाना बना सकते हो। जब सभी ने उस बुजुर्ग के अनुमोदन भरे शब्दों के बारे में सोचा तो वे जोर से हंस पड़े, उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था। जियान चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बुजुर्ग की बातों ने उसे अवाक कर दिया था। अचानक उस पल जियान चेन के चेहरे पर एक अप्रत्याशित बदलाव आया क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा और उसके शरीर से बेकाबू होकर बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलने लगी। कुछ कदम पीछे हटते हुए वह फिर कुछ मीटर दूर छलांग लगा दी। उसी समय जियान चेन का सुंदर और पीला चेहरा बैंगनी और फिर नीले रंग में बदलने लगा। यहां तक कि उसकी आंखों में भी कोनिया की पतली परत के पीछे 2 रंग दिखने लगे थे। रोस्को को जियान चेन द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से लगभग 20 मीटर दूर धकेल दिया गया था, फिर धीरे धीरे खुद को स्थिर किया। धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर जियान चेन को देखने पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है। चिंता के साथ उसने जल्दी से पूछा, बच्चे क्या हुआ? जियान चेन का पूरा शरीर लगातार हिल रहा था और कांप रहा था, जबकि उसकी आंखें बैंगनी और नीले रंग के बीच चमक रही थीं। चले जाओ, वापस आ जाओ, सब लोग, मुझसे दूर चले जाओ, करीब मत आओ। जियान चेन ने थोड़ी मुश्किल से थूका और फिर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ? भाई जियान चेन को क्या हुआ? क्या उसकी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई? भाई जियान चेन को क्या हुआ? ग्रामीणों का समूह शोर मचाते हुए भागने लगा। वे बैठे हुए जियान चेन को भी असमंजस से देखने लगे। रोस्को का चेहरा भी उलझन से भरा हुआ था। वह अपने चरम पर एक संत गुरु था, इससे पहले कि उसका संत हथियार टूट गया और वह अपंग हो गया। इसलिए जियान चेन की स्थिति को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि जियान चेन की साधना में क्या समस्या आ गई थी।
वापस जाओ, हम सभी को अभी वापस जाना है। जब तक बच्चा जाग नहीं जाता, हम सभी को उसे परेशान करने से बचने के लिए अभी चुप रहना चाहिए। रोस्को ने बाकी लोगों से फुसफुसाते हुए कहा और फिर उन्हें पीछे की ओर ले गया।